জিলা আছে, আমাৰ অসমত যিমানকেইখন জিলা আছে প্ৰত্যেকখন জিলাতে আমাৰ AICC মিডিয়া স্পক্স পাৰ্চন সকলোৱে আহি পিনে আপোনাৰ প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ সম্বোধন কৰিব। যিমান প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে যিমানখিনি আপোনাৰ সমস্যা আছে প্ৰত্যেকখিনি সমস্যাৰ ওপৰত লৈ পিনে তেখেতসকলে প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চখিনি কৰি আছে। আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে দৰং জিলাত আহি উপস্থিত হৈছে আমাৰ হৰ্ষদ শৰ্মাজী AICC স্পক্স পাৰ্চন আৰু আপোনাৰ লগত আমাৰ আৰু এজন আমাৰ স্পক্স পাৰ্চন আছে APCCৰ সম্বিত শৰ্মা তো তেখেত মানে আছে। তো আজি গোটেই প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চখন আপোনাৰ সম্বোধন কৰিব। এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব আমাৰ হৰ্ষদ শৰ্মাজী। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप शॉर्ट नोटिस में हमारे पास पहुंचे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने, और साथ ही जो हमारे सहयोगी हैं आपकी बहुत ही ऊर्जावान और जुझारू जिला अध्यक्ष जी रुचिमणि तालुकदार जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता संबित शर्मा जी जो मेरे साथ यहाँ प्रदेश की ओर से इंचार्ज हैं, अध्यक्ष मीडिया विभाग के रकीब अहमद जी व अन्य सभी वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं का भी धन्यवाद जिन्होंने सुबह से हमारे लिए ये कष्ट उठाया कि एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम यहाँ पर करें और लोगों के मुद्दे आप लोगों के माध्यम से उठाएं। इससे पहले कि मैं इस प्रेस वार्ता को शुरू करूं, मैं आपको एक ऑडियो सुना रहा हूं और जरूर आप इसको कवर करिएगा। अगर आप घुसपैठियों को रोकना चाहते हैं तो फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। 64 लाख घुसपैठिए असम में आ चुके हैं। ये और कोई नहीं कह रहा है, ये देश के गृह मंत्री कह रहे हैं जो पिछले 7 साल से गृह मंत्री और उससे 5 साल पहले देश की जो रूलिंग पार्टी है उसके अध्यक्ष थे। सोचिए कोई व्यक्ति कितना निकम्मा हो सकता होगा कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी की रूलिंग पार्टी का देश का अध्यक्ष हो, उसकी राज्य में 10 साल से सरकार हो, वो खुद 7 साल से गृह मंत्री है और उसके बाद भी अब उसको एक मौका और चाहिए यहां से 64 लाख घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए। अमित शाह जी, हेमंत बिश्व शर्मा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताए इस असम की जनता को कि 64 लाख की जो आबादी है NRC होने के बावजूद भी 10-10 साल 12 साल केंद्र में और 10 साल राज्य में सरकार होने के बावजूद आप कितने घुसपैठिए बाहर भेज पाए हैं। घुसपैठियों को भारतीय जनता पार्टी, हेमंत बिश्व शर्मा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, मैं आपको चुनौती के साथ कह रहा हूं कि कभी बाहर भेजने की इनकी ना मंशा थी ना भविष्य में ये इनको बाहर भेजेंगे। उसका कारण यह है कि जब तक ये घुसपैठिए यहाँ हैं तब तक इनकी राजनीति चलती रहेगी, इनकी राजनीतिक दाल रोटी चलती रहेगी और ये सत्ता हासिल करने के लिए इनका बार बार इस्तेमाल करेंगे। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे 2004 में मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। इस 10 साल में कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में लगभग 88,792 एग्जैक्ट नंबर है लोगों को इस देश से घुसपैठियों को बाहर भेजा गया। उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने आज तक 12 साल में, कांग्रेस ने 10 साल में 88,000 लोगों को भेजा। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 12 साल में मात्र 2200 लोगों को भेजा। तो क्या आपकी मंशा है, क्या आपकी नीति है घुसपैठियों को लेकर, ये जग जाहिर है। मैं इसी विषय पर 2 शब्द संबित जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। संबित जी भी इस पर ऐड करें, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। বন্ধুসকল, এই গোটেই বিষয়টো
মানে বিদেশী প্ৰব্ৰজনকাৰী ধুনীয়া বাংলাদেশী বুলি যিটো বিষয় আজি 10 বছৰৰ পৰা একদম প্ৰচাৰিত বৰ সুজোৰে প্ৰচাৰ কৰে বিজেপিয়ে। ইয়াত এটা কথা আমি বুজিব লাগিব যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা আমি যদি চাওঁ যে 1826 চনৰ পৰা আমাৰ আহোম সাম্ৰাজ্যখন ব্ৰিটিছৰ দখললৈ গ'ল। ব্ৰিটিছৰ প্ৰায় 200 বছৰ শাসন চলি 1826 পৰা অসমখনো ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ গ'ল। তেতিয়া এই গোটেইখন এই পূৰ্ববংগীয় বুলি যিটো কথা আজি সদায় উচ্চাৰিত হৈ আছে, যিষাৰ শব্দ সদায় উচ্চাৰণ কৰে পূৰ্ববংগীয় মূলৰ মানুহ, কোন পূৰ্ববংগীয় মূলৰ মানুহ, যেতিয়া গোটেই দেশখন ব্ৰিটিছৰ শাসনত এটাই আছে তেতিয়া এটা প্ৰৱজন হৈছিল। তাৰ দুটামান সৰু সৰু উদাহৰণ মই আপোনাক দি লওঁ। প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত এনেইতো মানুহে সেইখিনি সময়ত অহা যোৱা কৰিছিল, ইয়াৰ পৰা তালৈ গৈছিল, পূৰ্ববংগলৈ গৈছিল, পূৰ্ববংগৰ পৰাও ইয়ালৈ আহিছিল। সেইটো মানুহৰ এটা প্ৰাকৃতিক এটা কি কয় ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন বা মাইগ্ৰেশ্যন। এতিয়া কথাটো আহিল যে চৰকাৰীভাৱে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত ব্ৰিটিছে দেখিলে যে তেওঁলোকৰ এটা সেই প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত খুব ডাঙৰ খাদ্যৰ সমস্যা এটা হৈছিলে, দীঘলীয়া চলিছিলে, খাদ্যৰ সমস্যা এটা হৈছিলে। আৰু সেই খাদ্য সমস্যাটো তেওঁলোকে দেখিলে এই হয়তো আৰু কেইবছৰৰ পিছত, কাৰণ বিশ্বযুদ্ধটো ঠিক তেনেকৈ সম্পূৰ্ণকৈ শেষ হোৱা নাছিল, আৰু তেওঁলোকে ধাৰণা কৰিছিল যে এটা বিশ্বযুদ্ধ আকৌ হ'ব পাৰে অহা কেইবছৰৰ ভিতৰত, আৰু আমাক যথেষ্ট খাদ্য শস্যৰ প্ৰয়োজন আছে। তেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ যিমান অধ্যুষিত এলেকা আছিল, কলনী আছিল, সেই কলনীবিলাকত তেওঁলোকে আইডেণ্টিফাই কৰিছিল যে ক'ত ক'ত ভাল মাটি আছে, য'ত খেতি বাতি ভাল হ'ব পাৰে, আৰু সেই মাটিবিলাকলৈ ক'ৰ পৰা আমাৰ কি কয় শ্ৰমিক নি পেলাই তাত সংস্থাপিত কৰি পেলাই খাদ্য শস্য উৎপাদন কৰিব পাৰি। প্ৰথম 1918 চনৰ পিছত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে এটা ডিচিশ্যন ল'লে যে পূৰ্ববংগৰ পৰা মানুহ আনি পেলাই অসমৰ কিছুমান জিলাত, গোৱালপাৰা, ধুবুৰী, বৰপেটা, নগাঁও, সেইখিনি সময়ত ঢাকাৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ট্ৰেইন চলিছিল, সেটেলমেন্টৰ অফিচ বহুৱা হৈছিল ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ লগত। তেনেকে এটা প্ৰৱজন হ'ল। ভাৰত স্বাধীন হ'ল, দেশ ভাগ হ'ল, তেতিয়া এটা প্ৰৱজন হ'ল। অসম আন্দোলনটো আপোনাৰ অসম কি কয় তাৰ মাজত বাংলাদেশখন নতুনকৈ গঠন কৰা হ'ল, সেইখিনি সময়ত এটা প্ৰৱজন হ'ল। এতিয়া কথাটো হৈছে এই আজি কৈছে কি কয় যোৱাকালি অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে 68 লাখ ইয়াত বাংলাদেশী আছে। ক'ৰ পৰা দেখিছা? আমাৰ NRC-খন দেখোন আজি কেইবছৰমান আগতে প্ৰায় 1600 কোটি টকা খৰচ কৰি পেলাই এটা স্কেণ্ডেল হ'ল 1600 কোটি টকা। সেই টকাৰ এতিয়াও একো বাছ বিচাৰ হোৱা নাই, একো একাউণ্টছ আমি দেখা নাই। সেইবাৰ বিৰাট ডাঙৰ কেলেংকাৰী কৰি পেলাই এখন NRC কৰিলে, কিন্তু NRC-খন হোৱাৰ পিছদিনাখন, সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছদিনাখনে ক'লে যে এইটো আমাৰ গ্ৰহণযোগ্য নহয়, আমি আকৌ এবাৰ কৰিম। সেই চৰকাৰে, এইজন অমিত শ্বাহে কিহৰ হিচাপত তেওঁ 68 লাখৰ কথা কৈছে? এইটো এটা বৰ জানিবলগীয়া কথা। ইলেকশ্যনৰ সময়ত কিয় এই ইছ্যুটোক বাৰে বাৰে ৰেইজ কৰা হয়? এতিয়া আহিব অসম চুক্তিত স্পষ্ট নিৰ্দেশ আছে যে 24 মাৰ্চ 71 চনৰ পিছত অহা মানুহখিনিক আমি বিচাৰি উলিয়াই তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা বিতাড়িত কৰাৰ স্পষ্ট নিৰ্দেশ আছে। আমি সেইটো সকলোৱে মানো। এতিয়া কথা হ'ল যে আৰু এটা বৰ মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, এই যে এওঁ কৈছে 64 লাখ, আচল হিচাপটো কিমান? এই যে 71 যিটো মাইগ্ৰেশ্যন হ'ল বাংলাদেশৰ পৰা, সেইখিনি কিমান মানুহ বাংলাদেশৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছে? অহাৰ হিচাপটো হ'ল 9,81,000 মানুহ, মাত্ৰ 9,81,000 মানুহ। আৰু তাৰো প্ৰায় 80% এই কৈ থকা চৌকৰ মুছলিম বাংলাদেশী মিয়া। বাকী কিন্তু কি কয় 20%হে মিয়া, 80% কিন্তু হিন্দু বাংলাদেশী। ক্ষমা কৰিব, 20%হে মুছলিম, 80% হিন্দু বাংলাদেশী। 9,81,000 হিচাপটো আমাৰ লগত আছে। আজি এই 68 লাখটো ক'ৰ পৰা? এইটোতো এতিয়ালৈ হিচাপ কৰা নাই। অসম চুক্তিৰ পিছত যিয়ে চৰকাৰ হৈছে, তেওঁলোকে এটা বস্তুতেই গোটেইকেইটা চৰকাৰ বিফল হৈছে। AGPৰ চৰকাৰ 10 বছৰ হৈছে, এই বিজেপি চৰকাৰ 10 বছৰ হ'ল, আমাৰো চৰকাৰ হ'ল। আমি এটাই বস্তু হিচাপ কৰি উলিয়াব পৰা নাই, এই যে কিমান ইয়াত বাংলাদেশী আছে। কিন্তু এই বিষয়টোক লৈ পেলাই কেনেকুৱা ধৰণে বিকৃত এটা ৰাজনীতি এইখন চৰকাৰে কৰি আছে। হিমন্ত বিশ্বই কি ধৰণে কয়, নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কি ধৰণে আহি পেলাই ইয়াত কয় সদায় ঘুচপেটীয়া বাংলাদেশী, সেইটো অমিত শ্বাহে কয়।
গতিকে এই হিচাপকেইটা আমি অলপ মনত ৰখাটো দিম। देखिए, मैं पिछले लगभग 8-9 महीने से असम में मीडिया का प्रभारी हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए, और मैं नॉर्थ बैंक, अपर असम, लोअर असम, पूरे असम में लगभग दौरे कर चुका हूँ। आपके राज्य की, आपके स्टेट की बहुत अच्छी बात यह है कि आपके यहाँ के लोग बहुत ही सभ्य हैं। देश किसी भी अन्य राज्य से आए हुए व्यक्ति को बहुत मान और सम्मान देते हैं। लेकिन आपने अपने मुख्यमंत्री की भाषा देखी है? हेमंत बिश्व शर्मा जी की भाषा सुनते हैं आप लोग? वो टीवी पर किस तरीके से बात करते हैं, वो रैली में किस तरीके से बात करते हैं, वो आपस में अपने आसपास के लोगों से कैसे बात करते हैं, आप लोगों ने देखा है? उनकी जो भाषा है, अंग्रेजी की एक कहावत है, देखिए, योर लैंग्वेज इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर कैरेक्टर। उनकी जो भाषा है, ये भाषा के पीछे जो इतना तीखा बोलते हैं, इतना गंदा बोलते हैं, गाली का प्रयोग करते हैं, इतनी नफरत भरी बातें करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे देखिए, कारण पहला तो डर है। उन्हें ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो आप लोगों को अभी रिसेंटली पता होगा कि हेमंत बिश्व शर्मा जी बिहार से असम आए थे। इंडिजीनियस तो है नहीं, बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ बाद में आए हैं, तो उन्हें पता है कि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो या तो वो बिहार वापस चले जाएंगे या फिर उनको हम दिल्ली के तिहाड़ में डाल देंगे। तो या तो वो बिहार जाएंगे या इस चुनाव बाद वो तिहाड़ जाएंगे, इसलिए वो डरते हैं। और खासकर जब से गौरव गोगोई जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, मुझे ये खबर है कि हेमंत बिश्व शर्मा जी को रात को सोने से पहले नींद की 3-3, 4-4 गोलियां लेनी पड़ती है। उनकी नींदें उड़ चुकी है। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं सत्ता से चला गया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और मैं या तो बिहार जाना पड़ेगा मुझे या फिर तिहाड़ दिल्ली में जेल का नाम है, आपको पता होगा। इसके अलावा देखिए, दरंग आपका जो जिला है, इसके भी कुछ बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको हम आप लोगों के माध्यम से उठाना चाहते हैं। और उसके बाद मैं हेमंत बिश्व शर्मा जी से 5-6 सवाल पूछूंगा जो कल वो आ रहे हैं, आप लोग उनके समक्ष रखिएगा। तो उनसे सबसे पहले तो ये पूछना है कि 2016 में प्रधानमंत्री जी भी जब यहाँ चुनाव प्रचार करने आए थे, नरेंद्र मोदी जी, तब कहते थे कि दरंग में रेलवे लाइन नहीं है, हम यहाँ लेकर आएंगे। आपके जो सांसद हैं, पूर्व भाजपा के अध्यक्ष है या वर्तमान है, दिलीप साइकिया जी, वो भी इसको बार बार बोलते हैं। तो उनसे ये वर्तमान अध्यक्ष बार बार कहते हैं कि हम यहाँ रेलवे लाइन लाएंगे। केंद्र सरकार आपके पास है, जिनके पास रेलवे डिपार्टमेंट आता है, और राज्य में भी आपकी सरकार है, क्या आपका कारण है कि आप यहाँ रेलवे नहीं लेकर आ पाए? इसके बाद बायहाटा चराली से तेजपुर का जो 4 लेन है, इसका काम शुरू क्यों नहीं हुआ? इस प्रोजेक्ट की क्या अपडेट है? ये दरंग की जनता को, जिले की जनता को बताइए। देखिए, जब 2014 में माफ कीजिएगा 16 में अरुण गोगोई जी ने सरकार यहाँ छोड़ी थी, उनकी सरकार जब यहाँ से हटी थी, तब आपके राज्य पे 10,000 करोड़ का कर्जा था, मात्र 10,000 करोड़ का। लेकिन 12 साल में, माफ कीजिए 10 साल में आज ये कर्जा हो गया 2 लाख करोड़ का। 65 साल में 1950 में असम का गठन हुआ, 2016 में हमने यहाँ सरकार छोड़ी कांग्रेस ने। इस 65 साल में अन्य दल भी आए। 65 साल में मात्र 10,000 करोड़ का कर्जा था। 10 साल में हेमंत बिश्व शर्मा जी ने इसको 2 लाख करोड़ पर पहुंचा दिया। और उसके बावजूद जो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के काम है, जो यहाँ वाटर रिसोर्सेज, इरिगेशन के जितने भी काम हुए हैं, उनकी पेमेंट नहीं होती है। उनका बिल 10-10 साल से बकाया है। वो लोग बहुत परेशान हैं। उनकी जीवनी पर बात आ गई है, उनकी दाल रोटी पर बात आ गई है। तो इतना कर्जा लेकर किया क्या? ये दरंग की जनता इनसे बार बार पूछती है। इसके बाद जो किसान हैं आपके, उनके इरिगेशन को लेकर, उनको पानी को लेकर उनकी बड़ी समस्या चलती आ रही है। उस पर भी सरकार ने पिछले 10 साल में कोई खास काम नहीं किया है। सिविल हॉस्पिटल में आज मुझे यहाँ आपकी शहर में रहने का मौका मिला। कल रात से मैं आया हुआ हूँ, सिविल हॉस्पिटल के पास ही मैं रुका हुआ हूँ सर्किट हाउस में। मैंने सिविल हॉस्पिटल की जो स्थिति देखी है, वहाँ के स्टाफ की, वहाँ अंदर जानवर बैठे हैं, कुत्ते बैठे हुए हैं, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स नहीं है। मुझे वहाँ के जो स्टाफ है उन लोगों ने बताया लेबोरेटरी ठीक से काम नहीं करती है।
तो जो सिविल हॉस्पिटल है उसकी ये स्थिति क्यों है, किसको फायदा पहुंचाने के लिए ये स्थिति कर रखी है। कोई अंदर का स्टाफ अच्छा नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है, बेसिक हाइजीन भी जो एक अस्पताल में होनी चाहिए वो वहां पर नहीं है। और एक समस्या जो मैं असम में जाता हूं, पूरे राज्य की समस्या है, वो है ड्रेनेज की सिस्टम। जब बारिश के दिनों में आपका जो पूरा राज्य है उसमें आपके दरंग की भी ये समस्या है कि यहाँ पर पानी घुटने घुटने तक जम जाता है, लोगों के घरों में घुस जाता है, फर्नीचर खराब करता है, लोगों के जो खाने पीने की व्यवस्था है वो खराब करता है। और इसके साथ साथ बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे राज्य में चलता है। एक आपके यहाँ पर इंडस्ट्री है जिसको 2016 में बात की गई थी कि इसको रिवाइव करेंगे, पराग पॉसिबल पॉलिस्टर लिमिटेड, इस पर क्या किया गया है ये हम पूछना चाहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आप लोगों से कर रहा हूं और कल आप हेमंत बिश्व शर्मा जी से पूछेगा कि कौन व्यक्ति है जो मेडिकल कॉलेज की जमीन के सामने जमीन खरीदने के लिए बड़ी भागा दौड़ी कर रहा है, वो कौन है, वो किसके परिवार से है, कौन सा परिवार है जो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के सामने टी गार्डन की जमीन खरीदना चाहता है और उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। दिलीप साइकिया जी जो आपके सांसद हैं, वर्तमान में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर जो लैंड स्कैम का आरोप लगा था उसकी दास गुप्ता इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं आई है पिछले इतने सालों में, इसका जवाब भी आप पूछिएगा। सवाल ये पूछिएगा हेमंत बिश्व शर्मा जी से। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, हेमंत बिश्व शर्मा जी को आप दिल्ली में देख लीजिए, गुवाहाटी में देख लीजिए, मीडिया में देख लीजिए, वो किसने गमछा पहना, किसने नहीं पहना, किसने कैसा बोला, किसने क्या किया, दिन भर उनके पास यही काम है। उनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर इसको लेकर बात करने का समय ही नहीं है। उनसे ये पूछिए कि जो दरंगी आर्ट और कल्चर है उसको प्रमोट, बहुत यूनिक ये कल्चर है, इसको प्रमोट करने के लिए हेमंत बिश्व शर्मा जी की सरकार ने क्या किया, शिक्षा के लिए क्या किया। यहाँ पर जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है बहुत बिगड़ा हुआ है दरंग जिले के सभी सरकारी स्कूलों में, उसकी क्या स्थिति है, वहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए क्या किया, ये हेमंत बिश्व शर्मा जी कम से कम इन 5-6 सवालों का जवाब दीजिए जो मैं दोहरा रहा हूं। और आप लोग कल जब वो आएंगे और मीडिया से वो बात करेंगे तो उनसे जरूर पूछेगा। पहला सवाल कि घुसपैठियों को बाहर करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों में 10-10 साल से ऊपर आपकी सरकार रही, आपने क्या किया? सिर्फ भाषण दिया, सिर्फ नफरत फैलाई, सिर्फ इंटरव्यू दिए, सिर्फ मजाक मस्ती किया, इसके अलावा आपने पिछले 10 साल में क्या किया ये असम की जनता को बताइए। असम राज्य पर हेमंत बिश्व शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी में पिछले 10 साल में 1,90,000 करोड़ का कर्जा बढ़ाया है, फिर भी शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ठीक नहीं हुआ है? ठेकेदारों को समय से पैसे क्यों नहीं मिलते हैं? बच्चे अच्छी शिक्षा क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? मेरा दूसरा सवाल है, इसका जवाब हेमंत बिश्व शर्मा जी दीजिए। आपकी सरकार पर, आपके परिवार पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं उसकी क्या जांच हुई? कितने लोगों को आपने भ्रष्टाचार के मामलों में, कितने नेताओं को, कितने अधिकारियों को जेल में डाला, उन पर FIR की, इसका जवाब दीजिए। दरंग के युवाओं को रोजगार के लिए क्या व्यवस्था हेमंत बिश्व शर्मा जी ने की है? कल आए तो उनसे पूछिएगा। मेरा ये चौथा सवाल भी, यहाँ के आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए, दरंगी आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए हेमंत बिश्व शर्मा जी ने क्या किया, ये मेरा 5वां सवाल उनसे पूछिएगा। और अंतिम सवाल मेरा उनसे पूछिएगा कि असम के लोगों की पर कैपिटा इनकम जो है, प्रति व्यक्ति आय है, वो नहीं बढ़ी है जो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा के परिवार का कैपिटल प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। तो ये जो आपने लोन लिया है 1,90,000 करोड़ का अतिरिक्त, ये लोन कहाँ गया? आपके परिवार की तो संपत्ति बढ़ी, लेकिन क्या असम के आम आदमी की संपत्ति बढ़ी? असम के जो राज्य है उसकी इनकम बढ़ी? उसके लिए आपने क्या व्यवस्था करी? ये मेरा छठा और अंतिम सवाल है। आप सब लोग उनसे ये सारे सवाल जरूर पूछेगा। मैं हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता संबित शर्मा जी से बोलेंगे, बड़ा संक्षिप्त में वो आपसे अपनी अंतिम बात कहें। और इससे पहले कि ये हम शुरू करें संबित दा, मैं असम की जनता से आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा जी ने
भ्रष्टाचार करने के, झूठ बोलने के, नफरत फैलाने के अलावा इस राज्य में कुछ नहीं किया है। वो इसी ऑप्टिक्स में लगे रहते हैं कि कैसे हिंदू मुसलमान की लड़ाई करा के मैं वापस सत्ता पर काबिज हो जाऊं। और जो 10 साल का कांग्रेस का कार्यकाल था, तरुण गोगोई जी का कार्यकाल था, उसमें किए हुए कामों को ना सिर्फ बिगाड़ा बल्कि उसको आगे बढ़ाने का इनका काम था, उसको बिगाड़ और दिया। समझ আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই এই চৰকাৰক কয় ভোট চোৰ আৰু গৰু চোৰ। এতিয়া গৰু চোৰ গোটেই কথাখিনিয়ে আমাৰ দৰং জিলা। এই গৰুকুটিৰ প্ৰকল্পটোৰ তাত কিমান টকা চৰকাৰৰ পৰা আবণ্টন দিয়া হ'ল, সেই প্ৰকল্পত এই গীৰ গাইবিলাক আহিল, সেইবিলাক কেনেকৈ মন্ত্ৰীৰ কি কয় গোহালিলৈ গৈ সোমালে, কেনেকৈ ইয়াৰ পৰা কি কয় চতিয়ালৈ নিয়া গীৰ গাইবিলাক তাত কেনেকৈ গাঁৱে গাঁৱে পদ্ম হাজৰিকাদেৱে গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে বিলালে, চম্ভালিব নোৱাৰি, পোহপাল দিব নোৱাৰি। সেই গৰুকুটিৰ ওপৰৰ প্ৰকল্পত কিমান টকা চৰকাৰে আবণ্টন দিলে, কাৰণ সেই টকাখিনি ৰাইজৰ, তাৰ এটা হিচাপ আমাক লাগে। তাত কিনো উৎপাদন কৰা হৈছে, সেইখন যে এটা মানে কি ক'ম, কেনেকুৱা ধৰণৰ অমানৱীয় এটা প্ৰক্ৰিয়াৰে তাত থকা মানুহখিনি বিতাড়িত কৰা হ'ল। সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পিছত তাত কি কাম কৰিলে চৰকাৰে, তাৰ হিচাপ দৰঙী ৰাইজক কিন্তু এইখন চৰকাৰে দিব লাগিব। আৰু মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে কালি সুধিব আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এই প্ৰশ্নকেইটা কমছে। আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক সুধিব যে ২৭,০০০ কোটি টকা সাধাৰণ ঠিকাদাৰক দিবলগীয়া আছে, থলুৱা ঠিকাদাৰক দিবলগীয়া আছে এইখন চৰকাৰে যোৱা 10 বছৰৰ পৰা। এই ২৭,০০০ কোটি টকা দৰঙৰ কিমান তাত আছে, দৰঙৰ কিমান ঠিকাদাৰে, কিমান থলুৱা ঠিকাদাৰে টকা পোৱা নাই কাম কৰি পেলাই, চৰকাৰী কাম কৰি পেলাই কি অৱস্থাত আছে, সেই প্ৰশ্নও আপোনালোকে এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক কৰিব। কিবা আছে যদি যিটো মানে গৰুকুটি প্ৰকল্পৰ কথাটো আমি সকলোৱে জানো, গীৰ গাই কোনে কোনে নিছে সেইটো আমি জানো। লগতে আমি খালি এটা কথা খালি কওঁ, গীৰ গাই আমাৰ মানে আমাৰ ষ্টেট প্ৰেচিডেণ্ট বিজেপিৰ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াও 2টা গীৰ গাই ঘৰলৈ নিছিলে বুলি তেখেতে নিজেও কৈছিলে। আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ল না, ঘৰলৈ নিছে, নি পিনে টেকনিকেল কিবা ইছ্যু হ'ল, যাৰ কাৰণে তেওঁ গীৰ গাই দুটা আকৌ গৰুকুটি প্ৰকল্পলৈ আকৌ ঘূৰাই দিছিলে। এতিয়া এই এনেকুৱা ধৰণৰ কথা যিটো গৰুকুটি প্ৰকল্পলৈ হৈ আছে, আমাৰ স্বামী মানে শৰ্মাজীয়ে যিটো কথা ক'লে, তো এইটো কথা মানে সঁচা কথা, আমি সঁচাকৈ লাজ পাইছিলোঁ। আমি সকলোৱে মানে এইটো গীৰ গাই মানে যিটো মানে স্কেম হৈছিলে সেইটোক লৈ আমি সকলোৱে লাজ পাইছিলোঁ। আৰু গৰুকুটি প্ৰকল্পটোক লৈ পিনে আমি সঁচাকৈ সকলোৱে মানে উদ্বিগ্ন হৈ আছোঁ এতিয়াও ষ্টিল। কাৰণ সেই প্ৰকল্পটো কৰিবলৈ যাওঁতে যিমানখিনি মানুহৰ এফেকশ্যন হৈছিলে, তাত মানুহ মৰিছিলেও, আমি সকলোৱে জানো এইটো এটা বহুত ডাঙৰ ইছ্যু হৈ গৈছিলে। কিন্তু তথাপিতো আমি ঠিক আছে, এটা ধুনীয়া ডাঙৰ প্ৰকল্প হৈছে, আমাৰ দৰং জিলাত এটা ডাঙৰ প্ৰকল্প হৈছে, আমাৰ কাৰণে ভাল কথা। আমাৰ লোকেল মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তাতে সংস্থাপন মানে আপোনাৰ পাইছে, সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল কথা আছিলে। কিন্তু আজিৰ ডেটত আমি গৰুকুটি প্ৰকল্পত যিমান টকা আমাৰ মানে শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিটো কথা ক'লে, কিমান টকা তাতে আপোনাৰ দিছিলে, তাৰ পৰা এটা প্ৰকল্প কৰোঁতে প্ৰডাকশ্যন এটা প্ৰকল্প আমি কৰিছোঁ, সেইখিনি ৰাইজৰ টকা, সেইখিনি কোনো মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘৰৰ টকা নহয়, দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ ঘৰৰ টকা নহয়, সেইখিনি এটা ৰাইজৰ টকা। ৰাইজৰ টকাখিনি তাতে দি পিনে সেই প্ৰকল্পটো এটা মানে কেলকুলেশ্যন কৰিছিলে যে ইমান কৰোৰ টকা আমি ইনভেষ্ট কৰিলে আমি ইমানখিনি আমাৰ মানে কি কয় আপোনাৰ ইনকাম হ'ব, সেই ইনকামেদি আমি এইখিনি সংস্থাপন কৰিম, কিবা কৰিম আমাৰ দৰং জিলাৰ উন্নতি কৰিব। এনেকুৱাটো ডেফিনেটলি কিবা এটা তেখেতসকলে এটা প্লেনিং কৰিছিলে, কাৰণ এইটো কওঁতেতো প্লেনিংটো কৈছিলে চবকে। কিন্তু যিখিনি কথা সেইখিনি সময়ত কৈছিলে, সেইখিনি কথা কিন্তু আমি সকলোৱে দেখি আছোঁ, আপোনালোকেও যিহেতু দৰঙৰ আপোনালোকেও দেখি আছে, হৈ উঠাগে নাই। আজিৰ ডেটত আপোনাৰ যিখিনি খেতি বাতি কৰিব দিয়ে, আপোনালোকেও জানে লাও খেতি কৰে, লাও খেতিখিনিও লাও ওলায়, সেইটো আপোনাৰ বিক্ৰী কৰে বজাৰত, কোনটো হিচাপত বিক্ৰী কৰি আছে, নিবিদা কেনেকৈ দিছে, নিবিদাবিলাক কেনেকৈ হৈছে, কি নাই হোৱা, সেইটো আপোনালোকে সকলোৱে দেখি আছে। ধান খেতি কৰিছে, ধান খেতিখিনি ধৰক নিবিদা কেনেকৈ দিছে, কোনে বিক্ৰী কৰি আছে, সেইখিনি গোটেইখিনি আমি যিখিনি আমিতো গম পাই আছোঁ, ভিতৰতে আমিতো চব কথা গম পাই আছোঁ। কিন্তু আমি মানে তেখেতসকলক এটা কথাই বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকৰ জৰিয়তে দি তেখেতসকলে এটা স্পষ্টীকৰণ দিয়ক, ৰাজহুৱাকৈ তেখেতসকলে কওক যে গৰুকুটি যিটো প্ৰকল্প, সেই প্ৰকল্পটোত ইমানখিনি আমাৰ মানে ইনকাম হৈছে, ইমানখিনি আমি টাৰ্গেট কৰিছিলোঁ, যোৱা বছৰ ইমান টাৰ্গেট কৰিছিলোঁ, কাৰণ প্ৰত্যেক বছৰেতো টাৰ্গেটটো বাঢ়ি গৈ থাকে। তেখেতসকলে সেইখিনি গৰুকুটি প্ৰকল্প ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা আজিলৈকে কিমানখিনি তেখেতসকলে মানে টাৰ্গেট এচিভ কৰিলে,
তাতে আপোনাৰ আমাৰ দৰং জিলাৰ ল'ৰা ছোৱালী কিমানখিনি সংস্থাপন আৰু বাঢ়িলে এইখিনি তেখেতসকলে স্পষ্ট কৰক। আৰু লগতে যিখিনি গীৰ গাড়ীক লৈ পিনে যিটো এটা স্কেম হৈছিলে সেই বস্তুটো তেখেতসকলে এটা এনকুৱাৰী কমিটি তেখেতসকলে বনালে নবনালে, সেইখিনি কি হ'ল, সেই গীৰ গাড়ীখিনি অৱস্থা কি হ'ল, আৰু টেকনিকেল ইছ্যু হ'ব লগা যিটো তেখেতসকলৰ ৱৰ্ড হয়, এইটো আমাৰ ৱৰ্ড নহয়, টেকনিকেল ইছ্যু তেখেতসকলে কৈছিলে। তো মন্ত্ৰীসকলে কৈছিলে এই টেকনিকেল ইছ্যু থকা গীৰ গাড়ী, এই গীৰ গাড়ীখিনি আনোতে কি হিচাপত আনিছিলে, আমি যিকোনো এটা বস্তু কিনোতে আমি বহুত চাই চিতি আমি কিনো, যিহেতু এটা প্ৰকল্প আমি চলাবলৈ গৈ আছো, তেতিয়াহ'লে গীৰ গাড়ীখিনি আনোতে ডেফিনেটলি আমি চাই চিতিহে আনিম, ভাল বেয়া হয় নাই, সেইখিনি আমি চাই চিতি আনিম। এতিয়া আনি উঠাৰ পিছত টেকনিকেল ইছ্যু যিটো হ'ল, আৰু তেখেতসকলে মনে মনে ঘৰলৈ কেনেকৈ লৈ গৈছিলে, এইটোতো এটা আমাৰ ৰাজহুৱা সম্পত্তি হয়, ৰাজহুৱা সম্পত্তিৰ পৰা গীৰ গাড়ী তেখেতসকলে মনে মনে আপোনাৰ এতিয়া ধৰা পৰিলে বুলিহে, আমাৰ ৰাইজৰ সন্মুখত ধৰা পৰিলে বুলিহে, নহ'লেতো আমি একো গমেই নাপালোহেঁতেন। তো তেখেতসকলে মনে মনে দুটাকে, আৰু বহুত কোনোবা মিনিষ্টাৰ আপোনাৰ নিছে নহয় জানো, দুটাকে নিছিলে, আকৌ সেইটো আকৌ আপোনাৰ ঘূৰাই দিছে টেকনিকেল ইছ্যু। তো এইবিলাক কেনেকৈ হ'বলৈ পাইছে, এই গোটেইখিনি তেখেতসকলে ৰাজহুৱা কৰক, আমি সেইটোৱেই মানে আপোনালোকৰ মানে জৰিয়তে দি আমি সেইটোৱে আমি বিচাৰিছোঁ নহয় জানো। एक चीज है, आप लोग सब पत्रकार लोग हैं, आप जाते हैं दिलीप साई कह दी क्या चाय वाय पीते हैं, तो बोलिए कभी आपको गिर गाय वाली चाय, उनके दूध की भी चाय मिला, उनको बोलिएगा, आपको भेज दी शायद वापस। अच्छा, हमारा सवाल है कि जो सीएम के बार बार मीटिंग में बात बताता है कि गौरव गोगोई जी का जो पाकिस्तान का जो लेन देन है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बड़ी खुशी है सर आपने सवाल पूछा। मेरा 7वां सवाल हेमंत बिश्व शर्मा जी से। आप बार बार ये सवाल उठाते हैं गौरव गोगोई जी के पाकिस्तान से संबंध है। एक बार मैं आप लोगों के माध्यम से बताता हूं जनता को कि बार बार उनको ये करने की जरूरत क्या पड़ती है। देखिए, वो बार बार पाकिस्तान से संबंध होने का जो बात कहते हैं उसका कारण ये है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत देशभक्त व्यक्ति हैं और वो इस बात को लेकर बड़े चिंतित हैं। एक बार हेमंत बिश्व शर्मा जी ये बताइएगा कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान गए थे, वो ऑफिशियल विजिट नहीं थी। उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं, वो ऑफिशियल विजिट इसलिए नहीं थी कि आज तक देश को ये नहीं बताया गया है कि प्रधानमंत्री जी बिना बुलाए पाकिस्तान क्यों गए थे, क्या एजेंडा था पाकिस्तान जाने का। पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री नहीं बता पाए कि वो पाकिस्तान किस एजेंडा को लेकर गए थे, क्या बात करने गए थे, किससे मिलकर आए थे, किससे क्या डील हुई थी, आज तक नहीं बता पाए। पठानकोट का आतंकवादी हमला हुआ हमारे देश में, जो ISI वहां की खुफिया एजेंसी हमारे देश के खिलाफ साजिश रचती है, उसको यहाँ पर जांच करने, जिसको हम इलीगल तरीके से या लीगल तरीके से हमारे देश में आना अलाउ नहीं करते, उसको इन्होंने लीगल तरीके से ISI को पठानकोट में जांच करने हमारे देश में बुलाया और उसके अधिकारी आए और उनको भारत में भ्रमण कराया गया और उनको यहाँ बुलाया। हेमंत बिश्व शर्मा जी की हिम्मत है प्रधानमंत्री से पूछे कि क्यों गए थे पाकिस्तान, क्या पूछ सकते हैं वो प्रधानमंत्री से कि ISI को पठानकोट क्यों बुलाया गया था, और पूछ सकते हैं कि क्या पर्सनल कैपेसिटी में प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए थे, तो क्या पर्सनल कैपेसिटी थी, क्या उनका पर्सनल ऐसा काम था कि अनइनवाइटेड वो पाकिस्तान चले गए थे। पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, अभी दिल्ली में लाल किले में हुआ, पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ। हेमंत बिश्व शर्मा जी बहुत बड़े देशभक्त है ना, पूछ लीजिए प्रधानमंत्री से कि इन आतंकवादी हमलों की जांच आज तक क्यों नहीं हुई है। 5-5, 6-6 साल हो गए हैं, आपको पता है किसी को कि क्या जांच हुई है पहलगाम पुलवामा आतंकवादी हमले की। दिल्ली का लाल किला का हमला तो चलिए अभी 6-7 महीना पहले का है, लेकिन उससे पहले जो 5-5, 6-6 साल अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ, पठानकोट पर जो हमले हुआ उस पर ISI बुलाई गई, क्या ये सब की जांच निकली। हेमंत बिश्व शर्मा जी साबित करिए, मेरे 7वें सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आपकी हिम्मत है कि आप प्रधानमंत्री जी से ये पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान क्यों गए थे, किस एजेंडा से गए थे, पर्सनल कैपेसिटी में गए थे या एज प्रधानमंत्री गए थे। पर्सनल कैपेसिटी में गए थे तो क्या कारण था, कि ऐसा कौन सा पर्सनल काम था, और ऑफिशियल गए थे तो देश को आज तक क्यों नहीं बताया गया है कि वहां पर क्या चर्चा हुई, क्या बात हुई, या सिर्फ मिठाई खाने और आतंकवादी देश जो हमारे देश के खिलाफ बार बार साजिश करता है वहां पर प्यार बांटने गए थे। ये आप उनसे पूछेगा हेमंत जी। और कोई सवाल। और जो असम में जो SR प्रक्रिया जो हो रहा है
বিভিন্ন दल संगठनों ने अभियोग उत्थापन किया है हमारा आयुक्त कार्यालय में। देखिए SIR जो आप यहाँ पे SR है, पूरे देश में SIR है, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, मैं उसकी भी आपको कई सारी रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाल हो गया है SIR के बाद। देखिए आपको क्या लगता है SIR या ये जो SR प्रक्रिया क्यों लाने की जरूरत पड़ी? एक बात स्पष्ट है, देखिए हम पूरे देश में जाते हैं, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, दिल्ली में पार्टी के लिए काम करता हूँ, असम का इंचार्ज, बहुत ट्रैवलिंग होती है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है, लोग इनके इस गिमिक से परेशान हो चुके हैं, नफरत की राजनीति से परेशान हो चुके हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों के बीच में अब ये बहुत अनपॉपुलर हो गए हैं। अब इन्हें एक बात पता है कि अगर अब चुनाव जीतना है तो धांधली से जीता जा सकता है। और धांधली कैसे होगी? चुनाव आयोग जो धांधलियां करता था वो राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस वार्ता के माध्यम से बार बार देश को बताया। कोर्ट में भी हरियाणा का एक मामला था जिसमें ईवीएम से छेड़छाड़, ग्राम पंचायत के चुनाव की ईवीएम की छेड़छाड़ सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ ली और उस पर बड़ी फटकार लगाई चुनाव आयोग को। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में क्या हुआ, आप सब लोगों ने देखा कि बीजेपी का मेयर जिताने के लिए चंडीगढ़ में वोट की चोरी की गई। तो आप सोचिए जो व्यक्ति चंडीगढ़ में एक मेयर भारतीय जनता पार्टी का बनाना चाहता हो वो वोट चोरी करता है, तो वो अपना मुख्यमंत्री और वो अपने खुद के पद प्रधानमंत्री के लिए कितनी वोट चोरी करता होगा। इससे ज्यादा SIR पर अगर कोई लोकल बात है तो समृद्ध दादा मेरे से ज्यादा बेहतर बता सकता है, समृद्ध जी जवाब देंगे। SR गोटे प्रक्रियाটোত আমি দেখিছো যে এতিয়া বিভিন্ন অভিযোগ আহিছে, আমি দলীয় ফালৰ পৰা কৰিছো, সাধাৰণ ৰাইজে কৰিছে, আমাৰ কৰ্মীয়ে কৰিছে যে এনেকুৱা হৈছে যে কোনোবাই ভোট কৰ্তন কৰা আবেদন দিছে 50 জন মানুহৰ, সেই আবেদন দিয়া মানুহজন কিন্তু বিজেপিৰ সদস্য। এতিয়া এনেকুৱাও হৈছে যে আবেদনখন দিছে, আবেদনখন আপোনাৰ নামত কোনোবাই দিলে কিন্তু আপুনিয়ে গম নাপায় আবেদনখন আপুনি কেতিয়া দিলে, কোনে দিলে। এই ধৰণৰ কথা ইলেকশ্যন কমিশ্যন চাওক, ইলেকশ্যন কমিশ্যনটো এতিয়া বিজেপিৰ এটা বহুতীয়া সংস্থা আৰু ইলেকশ্যন